वहीं चित्तौड़गढ़ में हैट्रिक के लिए बीजेपी की तैयारी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी करेंगे लोकार्पण। चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। लगातार 2 बार से सांसद हैं सीपी जोशी, और न सिर्फ उनके ऊपर चित्तौड़गढ़ की जिम्मेदारी है बल्कि उनके ऊपर इससे अलावा 24 सीटों की भी जिम्मेदारी है। मेरे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए। योगेश जी, दरअसल सीपी जोशी को अपनी सीट पर तो हैट्रिक लगानी ही है, उनको दरअसल पूरे प्रदेश में भी हैट्रिक लगवानी है, और इसलिए उनकी भूमिका सिर्फ चित्तौड़ तक नहीं, संपूर्ण राजस्थान की बाकी 24 सीटों पर भी उतनी है। विजेंद्र, सवाल इतना तार्किक है क्योंकि एक अध्यक्ष होता है, उसकी जिम्मेदारी पूरे तमाम चुनाव प्रसार और रणनीति और जीतने की होती है। अब यहाँ पर आज तो खुद अपने कार्यालय का उद्घाटन वो करेंगे ही चित्तौड़ के अंदर 11:30-12 बजे के लगभग सीपी जोशी चित्तौड़ में अपने संसदीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे जी। और कहा जा सकता है कि फिर से लोकसभा चुनाव तकरीबन 6 लाख के लगभग वोटों से वो पिछला चुनाव जीते थे और बड़ी जीत थी पूरे राजस्थान में उनकी, और इस बार फिर से बड़ी जीत दर्ज करे इसकी रणनीति बनाने में अभी से वो जुट चुके हैं। और ये बात बहुत अच्छी कही आपने कि एक अध्यक्ष के नाते 25 सीटों को कैसे जीता जाए राजस्थान में, उसकी रणनीति बनाने का जिम्मा भी उन्हीं के पास है और ये तैयारियां शुरू हो चुकी है। बीजेपी तैयारियों के लिहाज से कांग्रेस से 2 कदम आगे राजस्थान में नजर आ रही है। कल एलईडी प्रचार रथों की रवानगी कर दी गई थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पूरा सपोर्ट संगठन को दिखाई दे रहा है जी, क्योंकि वो संगठन के निकले हुए नेता है, संगठन से निकलकर मुख्यमंत्री बने। तो ये कहा जा सकता है विजेंद्र, क्योंकि ये हवा जरूर मोदी के पक्ष में नजर आती है, लेकिन राजस्थान की कुछ सीटें ऐसी हैं जो वाकई में कहा जा सकता है कि जहाँ पर चुनाव इतना डिफिकल्ट रहा है पिछले लोकसभा चुनाव में भी, मोदी लहर के बावजूद भी जहाँ 50-55 हजार के अंतर से बीजेपी ने लोकसभा की सीटें जीती है। तो ये वो अंतर है जो उन सीटों को बीजेपी के लिहाज से जोखिम पूर्ण बनाता है। ठीक है योगी जी, अगर चित्तौड़गढ़ सीट की बात करें तो वैसे तो मार्जिन बहुत ज्यादा रहा है जीत का, लेकिन चंद्रभान आक्या फैक्टर को आप किस तरीके से देखते हैं? हालांकि वो निर्दलीय जीतने के बाद भी बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में रहे हैं, उस फैक्टर को आप कैसे देखते हैं लोकसभा चुनाव में इस सीट पर? ये बात सही की है, यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से चंद्रभान आक्या ने माना कि उनका टिकट बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने कटवाया, लेकिन परिस्थितियां उससे अलग थी। सीपी जोशी का इन्वॉल्वमेंट मुझे नहीं लगता डायरेक्टली रहा होगा। टिकट कटना नहीं कटना, सबसे बड़ी बात थी कि नरपत सिंह राजवी का टिकट कटा था जयपुर में और दिया कुमारी को उनकी जगह मिला था। अब नरपत सिंह राजवी को टिकट कहाँ से दिया जाए, ये सवाल एक यक्ष प्रश्न था। नरपत सिंह राजवी खुद चित्तौड़ से पहले विधायक रह चुके थे, तो उनकी इच्छा के मुताबिक उनको चित्तौड़ से चुनाव लड़ा दिया गया। ये बीजेपी का गलत निर्णय था, यह सही निर्णय नहीं था। चंद्रभान आक्या को ही टिकट मिलना चाहिए था। वो लगातार चुनाव जीत भी रहे थे और वहां पर लोकप्रिय भी थी, और उसका नतीजा भी हुआ कि बीजेपी वहां चुनाव हार गई और बहुत बुरी तरह हारी। लेकिन चित्तौड़ संसदीय सीट पर इसका व्यापक असर पड़ेगा, इसे एक फैक्टर का मुझे नहीं लगता। चंद्रभान आक्या खुद संगठन से निकले हुए बीजेपी के विचारधारा से ओतप्रोत है, बीजेपी के नेताओं के बड़े नेताओं के संपर्क में भी है, और कोई ऐसा कदम वो नहीं उठाएंगे जिससे सीपी जोशी को ये चुनाव पर उसका असर पड़े। और कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा उस पर डिपेंड करता है पूरी यहाँ की पूरी राजनीति। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी फैक्टर की और बात करता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कांग्रेस के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। भारतीय आदिवासी पार्टी ने यहाँ पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी चित्तौड़गढ़ में अपना उम्मीदवार उतारेगी। अगर बीजेपी चित्तौड़गढ़ में अपना उम्मीदवार उतारती है तो तकरीबन 3 लाख वोट एसटी वर्ग के आते हैं, जो भील, गरासिया, मीणा जनजाति वर्ग से जुड़े हुए वोट है। ये पूरे चित्तौड़ लोकसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में, प्रतापगढ़ का इलाका भी आता है, और वहां पर एक बीजेपी का विधायक भी प्रतापगढ़ जिले में जीता है। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम करेगी, क्योंकि कांग्रेस का एसटी का वोट बैंक कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है जी। तो ऐसे में ये नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। अगर बीजेपी के साथ कांग्रेस का गठबंधन नहीं होता है
तो ये नुकसान उठाना पड़ सकता ठीक है योगेश जी, कहते हैं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता और पैनलिस्ट की घोषणा। 23 प्रदेश प्रवक्ता और 14 पैनलिस्ट नियुक्त किए गए हैं। मुकेश पारीक को बनाया गया प्रदेश कार्यालय प्रभारी। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के निर्देश पर नियुक्तियां हुई हैं। प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल ने सूची जारी की। कुलदीप धनखड़, लक्ष्मीकांत भारद्वाज, रामलाल शर्मा, अशोक सैनी, अभिमन्यु सिंह राजवी, राजकुमार वर्मा, पूजा कपिल मिश्रा, माधोराम चौधरी, पंकज मीणा, हिमांशु शर्मा, राखी राठौड़, अमित गोयल, जोगेंद्र राजपुरोहित, आशीष चतुर्वेदी, प्रताप राव कौशिक, विकास सोमानी और इसके अलावा पूरी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। योगेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश जी, वैसे तो कहा जाता है कि बीजेपी का हर एक नेता अपने आप में प्रवक्ता है, लेकिन जो प्रवक्ता और पैनलिस्ट की ये लिस्ट तैयार की गई है, आपको लग रहा है कि बहुत छान के इस लिस्ट को तैयार किया गया ताकि लोकसभा में बेहतर से बेहतर तरीके से पार्टी का पक्ष इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में रखा जा सके? देखिए विजेंद्र, मेरे से ज्यादा काम इन सभी प्रवक्ताओं पैनलिस्ट का आपके साथ पड़ता है। हर रोज आप इनसे रूबरू होते हैं जी। हर रोज आपको एक नया पैनलिस्ट देखने को मिलता है जो बीजेपी आपके पास भेजती है, और लगातार उनके साथ आपके कई बार गर्म रिश्ते भी रहते हैं, कई बार ठंडे रिश्ते भी रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी आखिर देर रात को क्यों घोषणाएं कर रही है? हम पिछले 3 दिनों से सूचियां देख रहे हैं, कभी 1:30 बज रहे हैं रात के, कभी 2 बज रहे हैं, जबकि बीजेपी राष्ट्रीय नेतृत्व लोकसभा उम्मीदवारों की सूची तय समय पर निकाल रहा है, बोलकर निकाल रहा है कि इतनी बजे घोषणा करेंगे। तो ये थोड़ी सी परिपाटी जो चेंज सी लगी मुझे बीजेपी के अब तक के पुराना जो इतिहास रहा है पार्टी का, तो उसको थोड़ा सा बदलाव की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इतनी देर रात तक। पैनलिस्ट की घोषणा भी कल देर रात हुई है। बेचारे पैनलिस्ट और प्रवक्ताओं को आज सुबह पता लगा, जिनको सूची जारी होने से पहले पता लगना चाहिए था जी। उन प्रवक्ताओं को देर रात। लेकिन इसमें कई अच्छी बातें हैं कि सुलझे हुए अनुभवी और जो हर विषय के एक्सपर्ट्स हैं उनको यहाँ पर तरजीह दी गई है, उनको लिया गया है। कुलदीप धनखड़ जो विधायक है उनको लिया गया है, रामलाल शर्मा पूर्व विधायक है उनको यहाँ पर लिया गया है। तो बड़े चेहरे यहाँ पर आपको प्रवक्ताओं की सूची में देखने को मिलेंगे। पूरा मीडिया की पूरी टीम में ज्यादातर चेहरे वही हैं जो लगातार टीवी चैनल्स के स्टूडियो में नजर आते हैं और कमोबेश वो अपने अपने विषयों में परंपरागत और पारंगत हैं, चाहे वो आर्थिक विषय हो, चाहे सामाजिक विषय हो। और कुछ एक तो नाम ऐसे भी जिनको चेंज किया गया है, नए चेहरों को लाया गया है, खासतौर से उन चेहरों को जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, आईटी एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी मीडिया टीम के अंदर जगह दी गई है। तो प्रमोद वशिष्ठ की जो पूरी नई टीम है, इसमें प्रवक्ताओं, पैनलिस्ट एक तरह से बीजेपी की आंख नाक कान की तरह काम करता है जी। वो चाहे अखबार के अंदर दफ्तर में खबर भिजवाने से जुड़ा, चाहे वो टीवी चैनल्स पर अपने डिबेट के जरिए अपना प्रस्तुतिकरण दे, अपने पार्टी का पक्ष रखे। और बीजेपी का मीडिया मैनेजमेंट वाकई में बहुत अच्छा है। इसको कांग्रेस को इससे काफी कुछ सीखना चाहिए। यहाँ पर पूरी तैयारी होती है, पूरा मीडिया सेल अपने आप में एक जीवंत रूप से बीजेपी के अंदर काम करता हुआ नजर आता है। जहाँ जो भी प्रवक्ता, पैनलिस्ट टीवी चैनल के दफ्तर में जाते हैं, उन्हें रॉ मटेरियल उपलब्ध कराना, उनके ऊपर नजर रखना, उन्होंने एक एक शब्द क्या बोला है उसके बारे में पूरी गंभीरता के